तो क्या हाल चाल है सबका, हमारे गणित के जाबाजों का। मैथ्स है यानी गणित, उसको छोड़ना नहीं है, एकदम बना डालना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बोले थे कि अब हम लोग मिलेंगे कल। तो चलो देखो क्या है भैया, एक जो छूटा हुआ हमने आपसे बोला था कि एक छोटा सा चीज़ है, उसको हम लोग पहले देख लेंगे फिर सवाल पर आएंगे। तो ये सवाल हमने उदाहरण से ली हैं, जितना एनसीईआरटी का उदाहरण है हम सबको बना देंगे, सबको बता देंगे। अब तुम पूछोगे कि भैया ऐसा क्यों, पहले ही से उसमें दिया हुआ है तो फिर बताने की क्या ज़रूरत है। तो हो सकता है आपको कुछ नया उसमें पता चल जाए। देखिए, नहीं देखने का मन है, बहुत अच्छा है, तब भी जो उदाहरण है उसको खुद से बनाइए, पर बनना चाहिए। जिसको उदाहरण भी खुद से नहीं बन रहा है उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को मैथ्स समझ में आना चाहिए कम से कम। तो देखो पहला प्रमेय है कि वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। देखने में देखो, पहली बात सुनने में एकदम ये नॉर्मल बात लगता है कि नहीं लगता है। तो देखो मान लो ये 3 रेखाएं हैं, ठीक है। वे रेखाएं जो एक रेखा है, यानी वे रेखाएं का मतलब क्या है, 2 रेखा हो गया और एक तीसरी रेखा होगी जरूर। मान लो ये 3 तो रेखा है, एल एम है। एल एम एन क्या कहा जा रहा है कि मान लो ये एल है और एम है, ठीक है। ये एल और एम ये दोनों एन के समांतर है। सुनना क्या हमने बोला, एल जो है और एम है ये दोनों एन के समांतर है। तो क्या कह रहा है, तो तुमको ये बताना है कि एल और एम भी समांतर होगा। तुमको क्या दिया हुआ है कि एल जो है वो एन के समांतर है और उसी प्रकार एम जो है वो एन के समांतर है। तो तुमको बताना है क्या कि एल जो है वो एम के भी समांतर होगी। ये सुनने में बचकानी नहीं लगती है कि, पर तुमको यदि बोल दिया जाए अब तुम बताओ इसका प्रूफ हमको दो, इसको सिद्ध करके बताओ, तो वो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हमको यदि दिखाना हो समांतर है कोई भी 2 ठो रेखा, तो हम क्या करेंगे, हम संगत कोण को दिखाएंगे, हम संगत कोणों को दिखा देंगे बराबर। तो चलो यहाँ पे संगत कोण बनाया जाए। देखो मान लो ये हम संगत कोण बनाए थे, 1, ये 2, ये 3। अब देखो चूंकि एल है वो एन के समांतर है, तो एल और एन में ये 1 और 3 भैया हो जाएगा संगत कोण अभिगृहित से बराबर। उसी प्रकार एम और एन में ये 2 और 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाए, अब इससे 1 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, यानी 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और यदि एक बार मिल गया 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो संगत कोण अभिगृहित के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, एल समांतर है किसके, एम के। तो चलो हम देखो हम तुमको दिखा दिए, अब तुम मात्र लिख लेना क्या दिया हुआ है कि एल जो है एन के समांतर है, एम जो है एन के समांतर है। क्या दिखाना है, तो ये दिखाना है एल समांतर एम। और कैसे, तो ऐसे अब ब्रैकेट में लिखते जाना कि कहाँ से आया है, हम बता चुके हैं पहले ही सब। अभी हम लोग का हो गया। चलो अब उदाहरण पे चलते हैं, जो उदाहरण संख्या 4 है उस पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि सवाल में इस आकृति में पी क्यू जो है आर एस के समांतर है। पी क्यू है ये आर एस के समांतर है, और एम एच क्यू है। एम एच क्यू कौन सा है भैया, एम एच क्यू 135 डिग्री, और एम वाई आर माई आर, ठीक है, मैयार जो है ये 40 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है एक्स एम वाई, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा इतना आसान भी नहीं है और ज़रा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, पहली नज़र में देखने पे अगर तुमसे डायरेक्ट दे दिए जाए सवाल बिना एग्जाम्पल के, तो तुम फंसोगे, ठीक है। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है भैया कि ये देखना कि क्या कोई रास्ता है डायरेक्ट रास्ता जिससे निकल पाए हम लोग का सॉल्यूशन। तो वो जवाब है नहीं। क्या एक्स एम वाई क्या है, ये वाला कोण निकालने का कोई तरीका है, नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं भी हमको एकांतर कोण तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, एक एक तिर्यक रेखा काटनी चाहिए, और यहाँ पर तो कोई तिर्यक रेखा काट ही नहीं रही है। 2 रेखाएं हैं एच एम और एम वाई, पर दोनों में से कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है भैया। कोई काट रहा है, नहीं काट रहे हैं, यानी जो भी है रेखाएं हैं किरण है। तब क्या किया जाए, तब हम लोग बना देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो हम बना देंगे, ठीक है। तो
अब क्या करेंगे, इसमें हमको एक लिखना होगा क्या हल में कि एक रेखा जो कि पी क्यू के समांतर है। अब देखो चूंकि पी क्यू के समांतर वो होगी और पी क्यू आर एस के समांतर होगी, वो जो रेखा बनेगा वो आर एस के भी समांतर हो जाएगी। क्या पी क्यू के समांतर है, उसकी रचना की जाती है, रचना यानी उसको बनाया जाता है। ठीक है, मान लो ये रेखा ए बी है, तो ये रेखा क्या है, हमने क्या है कि ए बी रेखा जो है, ये ए बी रेखा किसके समांतर है, मान लो बोल देते हो एक रेखा ए बी नीचे में जो कि पी क्यू के समांतर उसकी रचना की जाती है। अब देखो यदि एक बार ये बन गया तब हम लोग का पूरा खेल ही निपट गया। क्यों कि एम एच वाई जो है ये किसके बराबर होगा, अरे भाई ये एच एम बी और ये वाई एम बी के बराबर होगा। दोनों को जोड़ दो, मान लो ये एक है ये दो है, तो अब देते हैं नाम एक और दो, तो एक्स एम वाई किससे बराबर होगा, कोर एक प्लस कोर दो। अब देखो क्या कोर दो हम लोग निकाल सकते हैं अब डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से, तो जी हाँ। क्यों, क्योंकि देखो इस यदि ए बी और आर एस समांतर होगा तब क्या होगा, तब दो और ये 40 डिग्री बराबर नहीं हो जाएगा। कैसे, तो ये होगा एकांतर अंतःकोर से, याद करो एकांतर अंतःकोर या सीधे सीधे एकांतर कोर। उसी प्रकार क्या, तो उसी प्रकार अब देखो उसी प्रकार क्या हो सकता है, तो ये वाला 135 डिग्री और एक ये क्या एकांतर अंतःकोर, ये क्या सह अंतःकोर होंगे, यानी तिर्यक रेखा की एक ही ओर के कोर है कि नहीं है। ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर है ना ये दोनों, तो इसका तुमको पता है अभी अभी हम पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, एकदम चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि समपूरक होगा 180 डिग्री होगा। तब कैसे लिखेंगे, तब ये लिखेंगे कि देखो चूंकि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है एवं पी क्यू जो है किसके समांतर है, वो समांतर है आर एस के, इसलिए ए बी समांतर होगा किसके, आर एस के। अब ये चीज़ हमने तुमको क्यों करवाया, क्योंकि देखो ये सेम चीज़ है, ये वाला जो एल है वो एम एन के समांतर है, एम जो है एम एन के समांतर है, तो एल और एम समांतर होंगे। हमने यहाँ पर किया था प्रूव, तो यहाँ पर हमने प्रूव नहीं करना है, क्योंकि प्रूव करेंगे तो भैया टाइम लगेगा। तो यहाँ पर तुमको डायरेक्ट लिख देना है कि क्योंकि हम जानते हैं कि वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर होती हैं वो परस्पर में समांतर होती हैं, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब यदि ए बी एक बार समांतर हो गया आर एस के, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोर क्या वाई एम बी, यानी ये कोर दो बराबर क्या कोर एम वाई आर के होगा। और एम वाई आर कितना है भैया, देखो ध्यान से कितना है एम वाई आर, तो 40 डिग्री है, तो ये हो गया एम वाई आर कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो आगे उसी प्रकार क्या, अब हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू किसके समांतर है, तो ए बी के समांतर है। ठीक है, अब यदि एक बार हो गया तब क्या लिखेंगे, कोर ब्रैकेट में लिखते जाना है कि कहाँ से, तो कैसे होगा ये एकांतर कोर से, एकांतर कोर से। ठीक है, एकांतर कोर है दोनों। और अब क्या लिखोगे कि कोर एक्स एम बी, यानी कोर कितना है, ये एक के बराबर है प्लस जो ये है क्यू एच एम या एम एच क्यू जो भी है, कोर एम एच क्यू, ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये कैसे हो गया भैया, तो ये होगा सह अंतःकोर से, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या होता है सह अंतःकोर बता चुके हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोर जिनका योग संपूरक होता है। ठीक है, अब देखो ये एच एम बी हम लोग को निकालना है, तो एच एम बी बराबर क्या होगा 180 माइनस एम एच क्यू, एम एच क्यू कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, यानी कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री। समझ में आ गया 45 डिग्री। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे कोर एच एम वाई बराबर क्या होगा एच एम बी प्लस कोर वाई एम बी, हुआ कि नहीं हुआ, देख लो यहाँ पर
एच एम क्यू बराबर क्या होगा, कोर 1 प्लस कोर 2, और वही तो है एच एम बी बाई एम बी, एच एम बी बाई एम बी, तो यानी 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 85 डिग्री। तो हम लोग का आंसर आ गया है कितना आ गया आंसर, तो 85 डिग्री। पर इसके लिए यही एक शर्त था कि तुमको कुछ दिमाग अपने से लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग खपाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो दूसरा सवाल नहीं है, जो भी है उदाहरण है, जो भी है। ठीक है, तो देखो उदाहरण संख्या 5 क्या कह रहा है, तो 5 ये कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोरों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। सुनने में बहुत जरा ना लग रहा है कि क्या क्या क्या, तो भैया घबराने की कोई बात नहीं, क्या है कि हम हैं, समझाते हैं। देखो तुमसे क्या कहा जा रहा है ना, सिंपल सा बात कि क्या कहा गया कि एक तिर्यक रेखा है, वो दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोरों के युग्म के समद्विभाजक। तो देखो यहाँ पर मान लो ये जो एक तिर्यक रेखा है सी, ठीक है, ये तिर्यक रेखा क्या है भैया, तो सी है। ये जो सी है इस ए बी और बी की, इस ए को और बी को इस प्रकार भैया बना रही है, काट रही है कि जो ये संगत कोण बन रहा है ना, कौन सा बनेगा, ये बन रहा है जहाँ पे मेरा अभी हाथ घूम रहा है, ये दोनों एक संगत कोण है, तो जी हाँ है। तो इसका समद्विभाजक, ध्यान सुनना, इन संगत कोणों का समद्विभाजक समांतर है, यानी जो डी है और सी है, ये डी और सी आपस में समांतर है। समझना है, हमने क्या कहा, संगत कोण बना, तो इन संगत कोण के समद्विभाजक यानी कि जो इन दोनों को दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, वो दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। तब तुमको दिखाना है कि ए और बी भी समांतर होगा, ये तुमको प्रूव करना है। तो क्या दिया हुआ है, तो चलो पहले नंबर लिख देते हैं, 1 2 ये 3 4, क्यों, क्योंकि कोण तो भैया बनेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, दिया ये हुआ है कि सी जो है, लिख लेना तुम, सी है वो सी ए एवं बी को प्रतिच्छेद करती है, और जो डी है वो सी के समांतर है। ठीक है, और क्या कुछ और आ रहा है, तो और लिख सकते हो, कोर 1 बराबर कोर 2 और कोर 3 बराबर कोर 4। ये कैसे आ गया, सिंपल सा भैया, समद्विभाजक है, डी समद्विभाजक है इसका, तो साधारण सा बात है, बराबर होगा ही होगा। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए जो होगा वो बी के समांतर होगा, यानी ए एवं बी परस्पर समांतर होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, सिंपल सा बात, हम 50 बार बोले हैं, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो कोशिश करो क्या कि संगत कोण अभिघृत से बनाने का, यानी संगत कोणों को बराबर दिखा दो, फिर उसके विलोम से तुम्हारा संगत कोण तुम्हारा ए और बी समांतर हो जाएंगे। यानी हमारा लक्ष्य क्या रहना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए अभी यहाँ पर हमारा टारगेट कि 1 + 2 को तुम दिखा दो 3 + 4 के बराबर। यानी हमारा हमको सिद्ध क्या करना है कि 1 + 2 बराबर को 3 + 4, क्योंकि जैसे ही एक बार ये हुआ ये हो जाएगा उल्टा से। ठीक है, तो चलो अब देखा जाए कैसे किया जा सकता है उसको। हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे, तो उसका ट्रिक ये है, उसका तरीका ये है कि देखो डी और ए और बी हमने माना, हम सोचेंगे कि चलो ए और बी तो समांतर नहीं है, पर डी और सी को समांतर है ना, और डी और सी यदि समांतर हो गए तब क्या होगा, तब यदि देखो यदि तुम डी और सी को थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुमको मिलेगा कि 1 और 3 ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 और 3 क्या होगा, तो भैया ये 1 और 3 समांतर नहीं, 1 और 3 बराबर हो जाएंगे। समझे हमने क्या बोला है, ए और बी से ये समांतर नहीं हुआ, ए और बी से ये बराबर नहीं हुआ, हम यहाँ पर 1 + 2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 और 3 क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा। कैसे,
चूंकि डी और सी समांतर है तो ये वाला संगत कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा बात है भैया, संगत कोण से बराबर होंगे ही होंगे। तो चलो पहले इसको लिख लिया जाए, फिर हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो आओ देखो लिख लेंगे यहाँ पर प्रमाण में कोण 1 बराबर कोण 3। कैसे लिखोगे? पहले चूंकि डी समांतर है सी के, इसलिए कैसे तो लिखोगे संगत कोण से, संगत कोण अभिगृहित से, हम सिर्फ संगत कोण से लिख रहे हैं। यानी 1 और 3 क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एक डी और सी समांतर है और इस मान लो, चलो ये डी और सी नहीं, इसको कुछ और नाम दे दो, क्योंकि सी दिया सकता है, इसको ई मान लो, डी और ई। तो डी और ई समांतर हैं और सी इस पर क्या है? तो एक तिर्यक है। तो 1 और 3 क्या होगा? संगत कोण से बराबर होगा। अब देखो ये 1 और 3 बराबर है और 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो तुम 1 में 2 जोड़ नहीं सकते हो और कोण 3 में भी क्या, कोण 3 में भी जोड़ नहीं सकते हो, कोण 4। अब पूछोगे ये कैसे भैया आपने कर दिया, ये कैसे कर दिया आपने? तो देखो ये सिंपल सा बात, चलो ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझो, इसका तुम 2 गुना कर दो, 2 गुने कोण 1 प्लस कोण 1, ठीक है, यानी कोण 3 प्लस कोण 3। सिंपल सही हाई समझ में आता है ना भैया? ये कैसे हुआ है? मान लो तुमको दिया हुआ है कि a बराबर b, तो 2a बराबर 2b भी नहीं होगा, यानी a प्लस ए बराबर b प्लस बी। सिंपल सा कहानी, बहुत मुश्किल है ये इसको समझाना नहीं। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस कोण 3, और कोण 1 यहाँ से डाल सकते हो 2 के बराबर है, यानी कोण 1 प्लस इस कोण के बदले में डाल दो यहाँ से कोण 2, और यहाँ से डाल दो कोण 3 का कोण 3, और इस कोण के बदले यहाँ से कोण 4, ब्रैकेट में लिख दो। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। अब ये अगर हो गया, एक बार ये हो गया, तो यही तो हमको चाहिए भैया, 1 प्लस 2 3 और 4। एक बार यदि हो गया तो अब क्या लिखेंगे कि ए जो है वो बी के समांतर है। कैसे? तो संगत कोण अभिगृहित के विलोम से हो गया। चीज खत्म कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि संगत कोण क्या एक भी युग्म में बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर हो जाएंगे। तो चलो ये हो गया हम लोग का उदाहरण नंबर 5 भी। अब अंतिम उदाहरण पर चलते हैं। तो देखो ये हमने एकदम छोटे में यहाँ पर बना दिया इसको, और क्या दिया हुआ है तुमको? दिया हुआ है कि ए बी जो है ये सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, यानी तीनों आपस में समांतर होंगे। सिंपल सी बात है, हम बता चुके हैं, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, और ई ए जो है ई ए वो ए बी पर क्या है? तो लंब है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। जी हाँ, 90 डिग्री बन रहा है। और बी ई एफ क्या है? तो भैया ये है बी ई एफ, ये 55 डिग्री है। जी हाँ है। तो तुमसे एक्स का मान पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है और जेड का मान पूछ रहा है। एक्स है, वाई है, जेड है, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है निकालना। अरे नहीं भैया, बहुत आसान है। तो देखो हम इसको जल्दी जल्दी तो नहीं, आराम से बताते हैं, पर तुम अब लिख लेना कैसे हम बता रहे हैं। देखो अब चूंकि ए बी किसके समांतर है? तो भैया ई एफ के समांतर है। ए बी किसके समांतर है? तो भैया ई एफ के समांतर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से इन दोनों का योग कौन सा? तो ए ई एफ, सुनना, ए ई एफ कोण ए ई एफ प्लस क्या? कोण ए ई एफ प्लस कौन सा? प्लस ये वाला, प्लस ये 90 डिग्री जो बन रहा है, बी ए ई या ई ए बी। ये क्या 90, ये क्या 180 डिग्री होगा? 90 डिग्री नहीं, माफ करना, 180 डिग्री, ठीक है। और ये पहले से कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? सिंपल सा बात है, ये दिया हुआ है पहले से ही तुमको 90 डिग्री। तो जेड कितना हो जाएगा? 55 प्लस जेड प्लस 90 बराबर 180, यानी 55 प्लस जेड बराबर कितना? 90। तो जेड बराबर कितना? 90 माइनस 55 यानी 35 डिग्री। तो भैया जेड कितना हो गया? सिंपल सा बात है, 35 डिग्री। अब यहाँ पर तुम ये मत सोच लेना भैया कि ये कोई त्रिभुज उर्भुज की बात
की जा रही है। अभी तक हम लोग त्रिभुज पाठ में घुसे ही नहीं है। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि ये त्रिभुज बन रहा है, वो कुल बाद में। अभी जो सिंपल सा बात है उस पे आना, ठीक है। अब आ जाओ एक्स पे, वाई पे और जेड पे। तो एक्स का क्या हल होगा, वाई का क्या हल होगा और जेड का क्या हल होगा, चलो उस पर चलते हैं। हाँ तो देखो ई एफ और सी डी क्या समांतर है, सी डी समांतर है। अब एक बार के लिए ये जो ए सी है ना, ये जो ए सी है इसको तुम भूल जाओ, इस ए सी ई को तुम भूल जाओ, ये सोचो कुछ है ही नहीं है तब। और इसको भी भूल जाओ, ये जो ए बी है इसको भी भूल जाओ, तब तुम्हारे पास क्या है, तो ई एफ है और सी डी है। और इस पर एक तिर्यक रेखा है ई डी। कौन सी रेखा जी, तो ई डी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सह अंतःकोण कौन से बने, एक ये वाला बना, ये 55 डिग्री वाला, और एक वाई बना। वाई बना कि नहीं बना जी, सिंपल सा है कि नहीं है। देखो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों कैसे हुए, तो सह अंतःकोण हुए। सिर्फ इस पर ध्यान देना, सब पर नहीं, सिर्फ इस पर। तब ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और यदि इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया तब तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 55, वाई बराबर कितना होगा, इतना ही ना होगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यानी 125 डिग्री। वाई कितना आ गया, 125 डिग्री। अब देखो सी डी और ए बी क्या समांतर है, और बी डी इस पर एक तिर्यक रेखा है, तब वाई और एच क्या होगा, बराबर होगा। जितना वाई बराबर उतना ही एच। तो एच कितना है, वाई कितना है 125, तो एच कितना होगा, ये भी 125 डिग्री। तो आ गया हम लोग का आंसर, एच कितना आ गया 125, वाई कितना आ गया 125, और जेड कितना आया 35 डिग्री। समझ में आया कैसे आया है, हम लिखे नहीं है पर हम समझा दिए हैं। अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि भैया बता तो दिए ही हैं, और चूँकि अगर नहीं लिखने आ रहा है तो बुक में जैसे दिया है वैसे लिख लो। हम इतना तो हम बता देते हैं बहुत पहले ही कि आपको सवाल नहीं छूटे, ठीक है। तो चलो अब रखते हैं, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। जो सवाल है उसको करेंगे, जो 6 ठो सवाल है पहले उसको तो निपटाएंगे हम लोग, और फिर बाद में जो भारतीय भवन से जो मुश्किल सवाल है उसको भी निपटाएंगे। तो पूरा हल करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो।